एंड वेलकम टू अवर चैनल गोयल क्लासेस। सो अब इस रिवीजन सीरीज का हमारी आज हम थर्ड चैप्टर रिवाइज करेंगे जो है इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली कैसे कंस्टिट्यूट होता है, जब चार्ज फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। बेसिकली आपको पता होगा करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सो बेसिकली चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यहाँ और क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको क्या कहेंगे, इस रेट ऑफ फ्लो को क्या कहेंगे, करंट। करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। एंड अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ कूल इससे इस फॉर्मूले से, तो हो जाएगी चार्ज की यूनिट कूलम एंड टाइम की यूनिट सेकेंड्स, तो कूलम सेकेंड माइनस वन, और वी कैन राइट इट एज कूलम पर सेकेंड। अब बाय कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन दी गई थी कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। ये हमारी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बताई गई थी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एक टर्म आती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? अच्छा, करंट में आपके पास एक क्वेश्चन और आ सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने का। तो एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू NE। आपसे पूछ लेंगे कि 1 कूलम में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। E here denotes the charge on one electron which is minus 1.6 into 10 की पावर minus 19 coulombs. N is the number of electrons and Q is the total charge. तो आपको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करेंगे, N इज इक्वल टू Q बाय E से। हम अपनी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? अब जब हमने स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने के बाद जो हमारा करंट फ्लो हुआ, सपोज इस एंड से इस एंड पर, तो कोई रीजन होगा करंट फ्लो होने का कि करंट क्यों फ्लो हुआ स्विच ऑन करते ही, ऐसा क्या हुआ। बेसिकली होता क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है स्विच ऑन करते ही। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स बेसिकली एक जगह पर कम कंसंट्रेशन होती है और एक जगह पर ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। इस डिफरेंस इन कंसंट्रेशन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका चार्ज है बेसिकली वो फ्लो करता है। एंड चार्ज के फ्लो करने से ही क्या होता है, करंट कंस्टिट्यूट होता है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना चाहूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर किसी सर्किट में कोई करंट फ्लो कर रहा है तो उस सर्किट में जो टोटल हमें वर्क डन करना पड़ेगा एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए। सपोज मैंने ये दो पॉइंट्स हैं, ए टू बी करंट फ्लो कर रहा है, I अमाउंट ऑफ करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VAB पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इट विल बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो मेरे को A से B पॉइंट पर तक ले जाने में करना पड़ेगा उस चार्ज को, बाय Q। सो दिस विल बी माय पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस वाज इक्वल टू W बाय Q। एंड पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और आप क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूले से, जूल पर कूलम। अब अगर हम बात करें डिवाइसेस की, तो अमीटर हमारी एक डिवाइस होती है। अमीटर इज यूज टू मेजर द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज टू मेजर वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। एक क्वेश्चन आता है कि अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं एंड वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अमीटर को सीरीज में हमेशा इसलिए लगाते हैं बिकॉज अमीटर की रेजिस्टेंस, ये जो अमीटर होता है इसकी रेजिस्टेंस इज आइडियली परफेक्टली जीरो नहीं हो सकती, किसी परफेक्टली जीरो रेजिस्टेंस अचीव करना काफी मुश्किल होता है, बट द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। अप्रोक्सीमेटली जीरो क्यों रखी जाती है इसकी रेजिस्टेंस, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमें एक्यूरेट रीडिंग मिले, तो जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा। अभी जब हम आगे रेजिस्टेंस का फिनोमिना पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर वे में क्लियर होंगी चीजें। एंड ये कौन सी डिवाइस है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस।
वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस रखी जाती है एंड इसको हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। देन हमारे पास एक लॉ है ओम्स लॉ। बेसिकली ओम्स लॉ क्या कहता है, एक साइंटिस्ट थे ओम्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने क्या करा, बार बार करंट की वैल्यू चेंज की तो उन्होंने देखा पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज हो रही है एंड उन्होंने फिर एक ग्राफ प्लॉट करा था V वर्सेस I का। उन्होंने क्या देखा, V वर्सेस I का ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आ रहा है। दिस ग्राफ डिनोट्स कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट आपको कभी भी चेंज नहीं करनी है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कि बेसिकली जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I। बट यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है ध्यान रखने वाली, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। सेम टेम्परेचर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ही ये चीज एप्लीकेबल होगी। अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो दिस थिंग मे बी एप्लीकेबल और इट मे नॉट बी एप्लीकेबल। सो इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है कि द टेम्परेचर शुड रिमेन द सेम। सो ओम्स लॉ ने ये बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो सिंपल सी चीज है, हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है। उन्होंने बोला V इज इक्वल्स टू आई आर, वो हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में ये जो R है दिस इज आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वाज सेड टू बी द रेजिस्टेंस। बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। बेसिकली रेजिस्टेंस होती है एक प्रॉपर्टी मटेरियल की जिसकी वजह से मटेरियल के थ्रू जो भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो उसको रेजिस्ट करता है, उसको अपोज करता है। सो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू V बाय I। अब एक बात ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं होगा कि बेसिकली R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हम ये नहीं लिख सकते कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, किसी एक गिवन वैल्यू के लिए ये फिक्स रहेगा। बेसिकली होगा क्या, अगर हमने V बढ़ाया तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते ही I अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि ये जो रेशियो है V बाय I वो सेम रहे। बिकॉज हमने क्या बोला था कि R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रिवर्स जो होता है वो ट्रू होता है कि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी किसी भी वायर की, उसके थ्रू उतना ही कम करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा ऑपोजिशन है तो कम चार्ज फ्लो करेगा उसके थ्रू। सो ये दोनों चीजें डिफरेंट है तो इनका ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल रेजिस्टेंस। सो बेसिकली एक डिवाइस होती है रियोस्टैट। रियोस्टैट इज अ डिवाइस, इट इज यूज टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कह देते हैं। सो रियोस्टैट हमारी एक डिवाइस होती है जिससे हम करंट चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। इन शॉर्ट, अगर आपने करंट चेंज करा, रेजिस्टेंस क्या था V बाई I, अगर आपने करंट चेंज करा विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो रेशियो है पूरी V बाई I ये भी चेंज हो रही है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। तो रियोस्टैट को क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि हम उससे वेरिएबल रेजिस्टेंस अचीव कर सकते हैं किसी सर्किट में। अब अगर किसी कंपोनेंट की बहुत लो रेजिस्टेंस है तो उसको हम क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर। अगर एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस है, एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस वाले सब कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, रेजिस्टर्स। कि ना बहुत ज्यादा कम और ना बहुत ही ज्यादा है उनकी रेजिस्टेंस। देन अगर हाई रेजिस्टेंस होगी तो पुअर कंडक्टर्स होंगे और अगर बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगी तो इंसुलेटर्स होंगे। उसके बाद क्या एक चीज नोटिस की गई, जब एक्सपेरिमेंट्स हुए ये फाइंड आउट करा गया कि ये जो रेजिस्टेंस थी किसी वायर की, दिस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड दिस रेजिस्टेंस वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वायर। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज पर बेसिकली डिपेंड कर रही थी हमारी रेजिस्टेंस। तो क्या करा उन्होंने, कंबाइन करा इनको कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A।
वापस से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। अब इस केस में ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था ये क्या है, रो। रो इज आर रेजिस्टिविटी। तो अब बेसिकली रेजिस्टिविटी होती क्या है, रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली अगर रेजिस्टिविटी हाई है तो उसको हम जैसे अलॉयज होते हैं, अलॉयज की रेजिस्टिविटी हाई होती है तो उनको हम अपनी हीटिंग अप्लायंसेस में यूज करते हैं। सो ये फॉर्मूला है हमारे पास R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, आपको बोला कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उसको उसकी लेंथ हमने 2L कर दी और उसका एरिया हमने 2A कर दिया। तो अब नई रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगी पुरानी वाली रेजिस्टेंस के। बेसिकली आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, R1 बाय R2 इज इक्वल टू रो L1 बाय A1 डिवाइडेड बाय रो L2 बाय A2। अब एक चीज ध्यान रखनी है, किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रो की वैल्यू फिक्स्ड होती है। सपोज अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर की मैं 2 वायर ले लूं, 3 वायर ले लूं, 4 वायर ले लूं, कॉपर के लिए रो की एक वैल्यू फिक्स्ड है। सो अगर आपको जैसे यहाँ पर अगर 2 कॉपर वायर्स के लिए गिवन हो ये सिचुएशन तो क्या होगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज रेजिस्टिविटी सेम होगी क्योंकि दोनों वायर्स कॉपर की ही हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला था। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम्स, एंड रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। कैसे आई आप फॉर्मूले में रख के निकाल के देख सकते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपके इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं या डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपनी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बेसिकली क्या है कि अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दो पॉसिबिलिटीज हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, बेसिकली जब मैं सारे रेजिस्टर्स को ऐसे एक साथ एक सीरीज में लगा दूं। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब वो एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड हैं। अब अगर मैं खाली आपको यही चीज बताऊं तो इससे आपको पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हम याद रखेंगे कि सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। करंट सेम रहता है मतलब सपोज ये 3 रेजिस्टर्स हैं, इनको मैंने सीरीज में लगाया और ये मेरी बैटरी है तो बैटरी से करंट निकलेगा। तो बेसिकली टोटल आई अमाउंट ऑफ करंट निकला बैटरी से। ये जो रेजिस्टर होगा R1, R2, R3 तीनों के थ्रू, R1 के थ्रू भी आई करंट फ्लो करेगा, R2 के थ्रू भी आई करंट फ्लो करेगा और R3 के थ्रू भी आई करंट ही फ्लो करेगा। तो सीरीज में हमेशा क्या याद रखना है कि करंट सेम रहता है, ठीक है। एंड बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की फिनोमिना है क्या, अगर फिजिकल टर्म्स में बात करूं कि हमें ये निकालना है कि अगर मैं इन तीनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर कर कोई एक रेजिस्टर यहां पर लगा दूं इन तीनों की जगह तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। सपोज मैंने कहा RS है इसकी रेजिस्टेंस, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब सीरीज में करंट हमेशा सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अलग रहता है सीरीज में। तो सपोज R1 के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, R2 के थ्रू V2 है एंड R3 के थ्रू V3 है। तो दिस V will be equal to the total sum of all the potential differences. V will be equal to V1 plus V2 plus V3। अब V is equal to IR होता है तो जो टोटल V होगा उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर, करंट तो सेम ही है इस सर्किट से। टोटल V will be equal to I into RS। V1 will be equal to R1 के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है I एंड उसके रेजिस्टेंस कितनी है R1। वैसे ही I प्लस R2 प्लस R3। तो आप देख रहे हो I दोनों साइड से कैंसिल हो गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं उन सबको सीधा सम कर दो तो वो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। अब बात करते हैं अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, करंट हमेशा डिफरेंट होगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होगा। बेसिकली जहां पर भी आपको करंट डिवाइड होता हुआ दिखाई दे यानी कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो वापस से वही चीज, टोटल आई करंट फ्लो कर रहा है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब इस पॉइंट पर आकर
3 फर्दर पाथ्स हैं इस करंट के पास। तो अब ये करंट क्या करेगा, ये आई करंट ये डिवाइड हो जाएगा। इस ब्रांच में सपोज I1 गया, इसमें I2 जाएगा एंड इसमें I3 जाएगा, एंड वापस जब यहां से निकलेगा इस पॉइंट से तो टोटल कितना होगा, I करंट। सो इस केस में क्या होगा, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच में होता है, ये दोनों पॉइंट्स के थ्रू पोटेंशियल कितना है, V। यानी कि इस केस में R1 R2 और R3 तीनों के ही अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा। बेसिकली अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो क्या होगा, ऐसा कुछ, एंड दिस इज माय RP, दिस इज I एंड दिस इज V। RP is the equivalent resistance of this parallel combination of 3 resistors. So I की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, I is equal to V by R ओम्स लॉ से, I is equal to V by RP। This will be equal to I1 है हमारा ये फर्स्ट रेजिस्टर, इसके थ्रू पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल तीनों में सेम है V। सो V बाय R1 प्लस I2 के लिए V बाय R2 प्लस I3 के लिए V बाय R3। तो आप क्या देख रहे हो, V कैंसिल हो गया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या आया, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब इसमें क्या होगा, इसमें लास्ट में अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। सो बेसिकली आपको क्वेश्चंस आते हैं कि पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर आपसे करंट पूछ सकते हैं, आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा। बेसिकली बैटरी ये जो है V की वैल्यू गिवन होगी, आपसे पूछेंगे कि करंट फाइंड आउट करो, फिर एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख लेते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बेसिकली किसी भी वायर के थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो इस करंट के फ्लो होने की वजह से इस वायर में हीट प्रोड्यूस होती है। बेसिकली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जब करंट फ्लो करता है किसी वायर के थ्रू तो एनर्जी बेसिकली एमिट होती है। सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने फॉर्मूला बताया कि पावर जो है, टोटल पावर डिसिपेटेड इन अ सर्किट या टोटल हीट आप इसको कह सकते हो, विल बी इक्वल टू I² RT। अब ये फॉर्मूला ये लोग कैसे लाए, हमें पता है, हमने ऊपर देखा था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, W बाय Q। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज V इंटू Q। हमें क्या पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इज इक्वल टू W बाय T। सो आप क्या लिख सकते हो, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, V इंटू Q। सो दिस विल बी इक्वल टू VQ बाय T। Q बाय T इन टर्न क्या होता है मेरा, करंट। सो पावर इज इक्वल टू V इंटू I। अब क्या करो, V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ से, सो IR इंटू I। सो दिस इज इक्वल टू I² R। तो ओम्स लॉ जब हमने अप्लाई करा तो हमें ये फॉर्मूला मिला। अब बेसिकली ये हमारा किसका फॉर्मूला है, हीट का, सॉरी एनर्जी का। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, अगर पावर का फॉर्मूला चाहिए तो पावर का फॉर्मूला होगा I² R, ये जो हमने निकाला, एंड ये ऊपर क्या था, एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी बेसिकली इज वर्क डन। एनर्जी का फॉर्मूला भी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पावर इंटू टाइम होती है एनर्जी, तो पावर है हमारी I² R इंटू टाइम, तो I² RT। सिमिलरली अब पावर के 3 फॉर्मूले हो सकते हैं, कैसे, P इज इक्वल टू I² R। क्या करो, ओम्स लॉ सब लगाते रहो, तो क्या आएगा, VI एंड V² बाय R। सो ये 3 फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंड सिमिलरली हमने साथ साथ देखा एनर्जी भी। अब एनर्जी के ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं अभी देखते हैं। उससे पहले ये लॉ क्या था, जिसने बोला कि एनर्जी इज इक्वल टू I² RT, इसको हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने जो स्टेटमेंट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, इट स्टेट्स that the heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current at a given resistance। हमने क्या बोला था, एनर्जी इज इक्वल टू I² RT। सो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी गिवन रेजिस्टेंस के लिए जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी किसी एक रेजिस्टर में, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, H इज इक्वल टू I² RT। सो ये जो हीट
बेसिकली प्रोड्यूस होगी, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट at a given resistance, and it will be directly proportional to the resistance and directly proportional to the time, कि जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा, जितनी ज्यादा टी की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा ही एच की वैल्यू होगी। एंड अगर कोई बेसिकली क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दे देते हैं कि इतना अप्लायंस है, आपको बेसिकली बिल कंप्यूट करना है कि कितना होगा, हमें क्या निकालना होता है, टोटल एनर्जी डिसिपेशन उस केस में। फिर अब हम बात करते हैं, एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी यूज एलॉयज फॉर हीटिंग। या आप देखते हो जो भी हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, जो भी जहां पर भी बेसिकली बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, वहां पर हम एलॉयज क्यों यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि एक तो एलॉय की हाई रेजिस्टिविटी होती है, सेकेंडली एलॉयज बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो इजीली सस्टेन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर अप्लायंस में। एंड थर्ड रीजन इज कि एलॉयज का बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कि मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी जब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई तब भी एलॉयज इजीली मेल्ट नहीं होते, बिकॉज उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो अभी हमने बात की एनर्जी की। अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, सो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होगी हमारी, वॉट। एंड फॉर्मूला हमने देख ही लिया पावर का, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर, या फिर वी इंटू आई। एंड अगर आपको कॉमर्शियल, अगर बेसिकली हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, हाउस होल्ड की क्वेश्चंस आते हैं, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है आपकी किलोवाट आर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आर कहाँ से आई, एनर्जी होती है बेसिकली पावर इनटू टाइम, तो यानी कि आपकी पावर किलोवाट में एंड टाइम आवर्स में। किलोवाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स, ये कन्वर्जन ध्यान रखनी है। So this was all about the heating effect of electric current. नेक्स्ट एक फिनोमिना और होता है हमारा सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होता है, कुछ मेटल्स और अलॉयज बहुत लो टेम्परेचर पर जब हम उनको कूल करते हैं, तो बहुत लो टेम्परेचर पर कुछ मेटल्स और अलॉयज अपनी रेजिस्टेंस लूज कर देती हैं। मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं होती, बट अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाती है उनकी रेजिस्टेंस। सो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। एंड जिस टेम्परेचर पर ये चीज अचीव होती है, बेसिकली जिस टेम्परेचर पर वो अपनी रेजिस्टेंस लूज करते हैं, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर। सो दिस वाज द सुपर कंडक्टिविटी। 1 मार्कर में आपके पास डिफाइन करने के लिए आ सकता है। अब एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट से, कि ये हमारी बैटरी है जिसका पोटेंशियल जो वी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है बेसिकली। अब वी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के बीच में होगा, ए बी। क्या हो रहा है, इस बैटरी ने सपोज आई अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई करा। प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है कि आपको ये निकालना है कि हर रजिस्टर के थ्रू क्या करंट होगा, हर रजिस्टर के थ्रू कितनी पावर चाहिए होगी, एंड उसकी बेसिकली एनर्जी। पावर निकाल ली तो सिंपली पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके आपके पास एनर्जी भी आ जाएगी। सो हम कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप देख रहे हो R1 R2 R3 आर इन पैरेलल, एंड इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस R4 के साथ सीरीज में होगा। मुझे ये बात कैसे पता लगी, जब हम यहाँ पर आए तो ये आई करंट अब डिवाइड हुआ 3 ब्रांचेस में, I1 I2 एंड I3। बट फिर वापस इस पॉइंट से क्या निकला, टोटल करंट I। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप हमेशा क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट सर्किट से करनी है प्रॉब्लम। इक्विवेलेंट सर्किट से करोगे तो आपको भी हर स्टेप पर दिखता रहेगा कि अब नेक्स्ट क्या करना है। ये है मेरी इक्विवेलेंट सर्किट। बेसिकली अगर मैं इन तीनों रेजिस्टर्स को हटाकर ये एक रेजिस्टर लगा दूं तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, RP, एंड दिस इज माई रेजिस्टेंस R4। तो अब RP और R4 सीरीज में हो गई, क्यों, क्योंकि RP के थ्रू भी आई करंट फ्लो कर रहा है और R4 के थ्रू भी आई करंट फ्लो कर रहा है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था, I1 I2 एंड I3 की वैल्यू सबसे पहले। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो RP के अक्रॉस सपोज मैंने कहा पोटेंशियल कितना है, V1, क्योंकि पैरेलल में हमारा सेम रहता है और सीरीज में डिफरेंट होता है पोटेंशियल। एंड R4 के अक्रॉस मैंने क्या कहा कि सपोज मेरा पोटेंशियल है V2, ठीक है।
सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। सो मैंने क्या करा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कुछ वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 1 1 1 एंड 1 ले लेते हैं। सारे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी। सो कितना हो गया, ये 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 यानी कि 3। सो एंड ये बात याद रखनी है, ये 1/RP की वैल्यू है। सो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 ओम्स। ठीक है, आरपी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3 ओम्स। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें बेसिकली I1 I2 I3 निकालना है। I1 I2 I3 के लिए मुझे R1 R2 R3 तो पता है वैल्यू, मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए इनके अक्रॉस। पोटेंशियल क्या है इन तीनों के अक्रॉस, V1। बेसिकली जो RP के अक्रॉस होगा वही इन तीनों के अक्रॉस भी होगा, तो V1 एंड R4 के अक्रॉस V2। V1 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इस वाले सर्किट से। कैसे, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब इस सर्किट के बाद एक तीसरा इक्विवेलेंट सर्किट इधर बना लेते हैं। क्या होगा, ऐसा हो जाएगा सर्किट, ये हो गई मेरी RS। RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, जब R4 और RP हमारे सीरीज में थे। टोटल करंट इस केस में I फ्लो कर रहा है एंड पोटेंशियल V है। अब RS की वैल्यू क्या होगी, RS मस्ट बी इक्वल टू RP प्लस R4। RP की वैल्यू कितनी आई थी, 1/3। R4 की वैल्यू कितनी है, 1। सो ये कितना हो गया, 4/3। सो RS की वैल्यू कितनी आई, 4/3 ओम्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, V की वैल्यू आपको गिवन होगी। सपोज V कितना गिवन है, 1 वोल्ट्स। V की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो V की वैल्यू हमारी 1 वोल्ट्स। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहला स्टेप, अब I निकालेंगे, टोटल करंट I। टोटल करंट I इस सर्किट से निकालोगे, I विल बी इक्वल टू, I इज इक्वल टू V बाय R। V की वैल्यू कितनी है, 1, R इज 4/3। सो I कितना आ गया, 3/4 एम्पियर्स। अब आपके पास I की वैल्यू है, RP की वैल्यू है, तो आप V1 की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, V इज इक्वल टू IR, सो V1 इज इक्वल टू I इंटू RP। सो I की वैल्यू कितनी थी, 3/4 इंटू RP की वैल्यू कितनी आई थी, 1/3। सो 3 गेट्स कैंसिल्ड विद 3 एंड V1 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 1/4 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गई। अब मेरे को V1 की वैल्यू पता है, बेसिकली R1 R2 और R3 के अक्रॉस सेम पोटेंशियल रहेगा V1। सो अब हम करंट निकाल सकते हैं। I1 विल बी इक्वल टू V1 इंटू R1, सॉरी V1 बाय R1। I2 विल बी इक्वल टू V1 बाय R2। V1 की वैल्यू क्या है, 1/4 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू कितनी है, 1। V1 की वैल्यू कितनी थी, 1/4 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू कितनी है, 1। एंड I3 विल बी इक्वल टू V1 बाय R3। V1 की वैल्यू है 1/4 एंड R3 इज 1। सो बेसिकली I1 I2 I3 की वैल्यू मिल गई। आपको क्या बताना था, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। I1 I2 I3 तो हमने निकाल लिया। अब R4 के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, टोटल करंट I। तो यानी कि R4 के थ्रू कितना करंट है, 3/4 एम्पियर सी, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था। अब इसके बाद आपको क्या बोल सकते हैं कि आप पावर डिसिपेटेड, बेसिकली पावर निकालो कि कितनी पावर कंज्यूम होगी चारों रजिस्टर्स में। कैसे निकाल सकते हो, कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो। P इज इक्वल टू V इंटू I लगा सकते हो। तो P1 बेसिकली R1 के अक्रॉस क्या होगी, P1 इज इक्वल टू V1 इंटू I1। V1 की वैल्यू कितनी थी, 1/4। I1 कितना निकला, 1/4। सिमिलरली आप सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस निकाल सकते हो कि कितनी पावर कंज्यूम होगी। सो इसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, एंड बेसिकली यही आता है कि आपको करंट निकालना है एंड ये इक्विवेलेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है। एक चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, अमीटर एंड वोल्ट मीटर। सो अमीटर इज द डिवाइस टू मेजर करंट एंड वोल्ट मीटर इज द डिवाइस टू यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बोला अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाएंगे। सपोज अगर किसी सर्किट में मुझे करंट पता लगाना है कि कितना फ्लो कर रहा है, तो हमेशा उसको हम इस रजिस्टर के साथ सीरीज में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होती है
अप्रोक्सीमेटली जीरो होने का रीजन क्या था, ताकि अगर रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाए तो जो करंट एक्चुअल में फ्लो कर रहा है इस वायर के थ्रू, वो पूरा का पूरा करंट इस अमीटर के थ्रू फ्लो करे और हमें एक्यूरेट रीडिंग मिले। अब बात आती है कि फिर हमने इसको पैरेलल में क्यों नहीं लगाया। पैरेलल में हमने इसलिए नहीं लगाया कि पहली बात तो पैरेलल में करंट डिवीजन हो जाती है, हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। दूसरी बात, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो आप देखो जब हमने इसको पैरेलल में लगाया और अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर आरपी, 1/RP क्या होगा, 1/RA बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर प्लस जो भी यहाँ पर रेजिस्टर लगा है 1/R। RA की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली जीरो है, 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। सो आप कंप्यूट ही नहीं कर सकते, फिर उस केस में बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस हो जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगी, तो एक्चुअल में कोई करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द रीजन अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट होती है। क्यों, क्योंकि इसका काम करंट मेजर करना नहीं है, तो ये चाहता है कि बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो, और फिर मिनिमल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो एक्यूरेट वोल्टेज मेजर करेगा। अब इसको अगर मैंने इस रेजिस्टर के साथ पैरेलल में लगाया तो क्या होगा, अब इस केस में अगर मैं हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूँ, 1/RP विल बी इक्वल टू 1/RV प्लस 1/R। R बेसिकली इसकी रेजिस्टेंस है। अब अगर RV की वैल्यू इन्फिनिटी है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/∞ प्लस 1/R। 1/∞ इज इक्वल टू 0, सो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा हमारे ऊपर। इसलिए वोल्ट मीटर को हमेशा सीरीज पैरेलल में लगाते हैं, करंट मीटर को हमेशा सीरीज में। Still, if you have any doubts, you can tell us in the comment section. And if you want any practice questions or notes for this chapter, do tell us in the comment section. Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe to our channel.